नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर 1 के 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के पेपर की। इससे पहले मैंने बहुत सारी शिफ्ट के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लो। एसएससी सीजीएल 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उधर आपको सारे शिफ्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके उधर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस करो, वरना एक्सक्यूजेस देते रह जाओगे। इस बार भी प्री नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं होगा, उसके अगली बार भी नहीं होगा, उसके अगली बार भी नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बकवास पे नहीं, ठीक है। और मौज भी करते रहो। ऐसा नहीं कि लाइफ जीना ही छोड़ दो एक एग्जाम को निकालने के चक्कर में। लाइफ को जीते जीते अगर आप एग्जाम निकाल गए तो आप ओरिजिनल शेर हैं। आप बुकवाम होके अगर निकालते हैं तो दुनिया की नज़र में तो आप बड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को या अपनी नौकरी को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर आप मतलब उसमें रहते हैं कि मैंने तो अपने, कई बार होता है कि आप रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने एंजॉय नहीं किया, ये नहीं किया। तो जियो भी, ज़िंदगी भी जियो, लेकिन जब सीरियस होने का टाइम आए तो सीरियस भी हो जाओ। मतलब आप पार्टी में जाओ तो पार्टी एनिमल भी आपसे बड़ा कोई ना हो, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे ज़्यादा सीरियस होकर कोई पढ़े ना, तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे प्री में इतने नंबर हैं, क्या इतने महीने एनफ हैं? कमेंट में अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करूँ इससे 10 सेकंड पहले मैंने देखा, मैंने पता है उनको क्या रिप्लाई करा कि विद 100% डेडिकेशन यस, और विद एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या एक्सक्यूजेस नो, 0% चांसेस, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपका डेडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना डेडिकेटेड हो उस एम के लिए, अपने अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस लक्ष्य से थोड़ा सा भी प्यार कम हुआ तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, और ये सिमिलरिटी वगैरह का क्वेश्चन मैं उड़ा के करूँगा, ठीक है, क्योंकि 50 बार बता चुका हूँ, 50 शिफ्ट में, और बेसिक से ज्योमेट्री के वीडियोज में भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो हालांकि मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह जहाँ आएगी वहाँ पे मैं फटाफट कैलकुलेशन करूँगा, टाइम नहीं वेस्ट कर पाऊँगा अपना भी और आपका भी। अगर त्रिभुज एबीसी में डी और ई पॉइंट है, ए बी और ए सी पे। अब ए बी और ए सी में क्या कॉमन है? ए, तो ए को ऊपर ले लेना, बी सी को नीचे ले लेना। कोई ऐसा लिखा पढ़ा, लिखित पढ़ित और उस पर शपथ पत्र नहीं ऐसा दिलवाया गया, लेकिन आप ऐसा करा करो, थोड़ा सही रहता है, ठीक है। आपको सिमिलरिटी लगाने में अच्छा भी लगता है और लग भी रहा होता है कि सिमिलर है, ठीक है। कहा गया बी सी बराबर 8 दिया गया, बी सी 8 दिया गया, डी ई 5 है, ठीक है। तो कहा गया कि अगर ए डी ई की एरिया 45 हो तो ए बी सी की एरिया क्या होगी? आपको पता है ए डी ई में अगर डी पैरेलल है बी सी के, तो आपको पता है कि ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी एरियाज का रेशियो, यानी कि ट्राइंगल ए डी ई की एरिया बटे ट्राइंगल ए बी सी की एरिया जो होगी, मतलब इनकी एरियाज का जो रेशियो होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि अगर ऊपर वाले का बेस ले रहे हो तो नीचे वाले का बेस ही लोगे, यानी कि डी बटे बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। अब आपको पता है ए डी की एरिया कितनी दी गई? 45 बटे ए बी सी की एरिया आप एक्स मान लो, तो ये बराबर हो जाएगा डी, डी की एरिया, सॉरी डी कितना है? 5 बटे 8 का स्क्वायर, यानी कि 25 बटे 64, ठीक है। अब यहाँ से एक्स को सॉल्व कर लो, 5 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 9, यानी कि एक्स बराबर हो गया 64 बटे 5 गुणे 9, ठीक है। 64 गुणे 5, ये 13.2 हो गया। कितना हो गया? नहीं, 12.8 हो गया, 12.8 गुणे 9, 8 9 72, यूनिट डिजिट 12 यहाँ 108 और 7 115.2 हो गया। समझ आ गया? तो आपको बस ये याद रखना था कि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एरिया का रेशियो क्या होता है, राइट। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में कोई कहे, अगर मुझसे कहे कि भैया समझा काहे नहीं रहे हो, तो इसमें समझाना नहीं होता। आपको पता है बोर्ड मास का रूल, ऑफ सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में जाएंगे, अदरवाइज ऑफ पे आ जाएंगे। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं ब्रैकेट में आता हूँ, ये वाला बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 15 - 12 3, 3 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 5 में से घटेगा तो 14/3 हो जाएगा। इतने की वैल्यू हो गई 14/3, ठीक है। तो ये आपका लिखा हो 32 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ 3, यानी कि 36, इंटू ये कितना है? 14/3 ऑफ 3/7, यानी कि 3/7 का गुणा हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इतना पूरा 2 लिखा हुआ है, इतना +4 - 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4। 2 ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 8, 8 में 8 से डिवाइड होगा तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, 32 में 36 से डिवाइड करके 2 से गुणा करना है, तो ये 32 में 36 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8/9 गुणे 2 और +3, ये तो हो जाएगा। ये आपका हो गया 16/9 +3। 16/9 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 7/9 +3, 3 1 4 और सही 7/9 आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा क्या गया है? ये सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 लाइन का प्रश्न है, घबराना नहीं है। कहा गया सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल है अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स फेल। कहा गया है कि स्कूल एक्स है जिसके कुछ स्टूडेंट हम मान लेते हैं 100 अपीयर होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, ठीक है।
कहा गया 20% फेल हो गए, यानी 20 स्टूडेंट फेल हो गए, यानी 80 पास हुए होंगे। ठीक है, अब कहा गया फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन सेम एग्जामिनेशन, यानी कि वाई से जितने एक्स से अपीयर हुए उससे 130% ज़्यादा, तो 100 का 130% 130, तो 100 से 130 ज़्यादा यानी 230 स्टूडेंट्स वाई से अपीयर हुए। और कहा गया इफ 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फ्रॉम बोथ द स्कूल्स पास्ट, यानी कि दोनों स्कूल से अपीयर होने वालों की संख्या कितनी हो गई, 100 प्लस 230 यानी 330। अगर 330 का 90% पास हो जाते हैं, 90% यानी 9/10, तो ये 10 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9×27, 9×27 2 29, यानी 297 टोटल पास होते हैं। आपको बताइए स्कूल एक्स से 80 पास होते हैं, टोटल 297 पास होते हैं, तो बाकी कहाँ के पास होते हैं, 217 यहाँ के पास होते हैं। कहाँ के, 217 यहाँ के पास होते हैं, वाई के। अब आपसे पूछा क्या क्या, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट वाई के फेल हो गए। अगर 230 में से 217 पास हो जाते हैं तो फेल कितने होते हैं, 13। 13 230 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 13/230 गुणे 100, 1 0 कट गया, 130 में 23 से डिवाइड करना, 23 पंचे 115, 15 बच रहा है, और 23 सत्ते कितना होता है 161, 23 छक्के 138, 23 सत्ते 161 के करीब, तो 5.7% के करीब फेल हुए हैं, राइट। अगला प्रश्न बेसिक सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू पुट करनी है। अगर 3/4 कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60, कॉसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 2/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3, प्लस टेन स्क्वायर 60 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आपका ये हो गया 3 × 3/4 यानी 9/4, और प्लस 3/4 यानी 12/4, यानी कि ये 3 हो गया, माइनस ये कट गया 4 और प्लस 3, तो 3 3 6 में से 4 जाएगा 2। अगला प्रश्न x + y + z दिया गया, x² + y² + z² दिया गया, x³ + y³ + z³ दिया गया, तो आपको क्यूब रूट x y z पूछा गया। देखो आपको बताऊँ मैं कि x³ + y³ + z³ का फार्मूला होता है, ये होता है 3xyz, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस ब्रैकेट में x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, ये फार्मूला होता है। ये बराबर दिया गया आपको 913। देखो x³ + y³ + z³ की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सबकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि x² + y² + z² पता है, आपको xy + yz + zx निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा x² + y² + z² यानी कि 85, प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx, ये बराबर आपको मिल जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 85 इधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 2xy + yz + zx अगर -36 है तो xy + yz + zx कितना हो जाएगा -18, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3xyz, यानी कि 3xyz प्लस x + y + z 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 टाइम्स ऑफ इतना यानी कि +54 बराबर 913, यानी हो गया 3xyz प्लस 7 गुणे ये कितना हो जाएगा 103 बराबर 913, इधर आएगा 721 घट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 2, ये 9, ये 192, 3xyz बराबर 192, xyz बराबर 64, क्यूब रूट पूछा है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ट्रिगो से, बहुत आसान सा, कहा कि cos a - b cot a + b a - b और a + b के एक्यूट एंगल है, 2a - 3b की वैल्यू बतानी है। अब देखो cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होते हैं, आप कहेंगे 30, यानी a - b आपको मिल गया 30। cot कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, आप कहेंगे 60, यानी a + b मिल गया 60। अब कहा कि 2a - 3b निकालना है, तो आप a b सॉल्व कर लो ना, तो यहाँ से सॉल्व करोगे जोड़ोगे तो 2a = 90, यानी a बराबर 45 मिल जाएगा और b बराबर 15, तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2a यानी कि 90 - 3b यानी कि 45, 90 में से 45 घटेगा 45। अगला प्रश्न, द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स 36 एंड 53, ठीक है। कहा गया कि 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, लिखी गई हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और उनका एवरेज जो है वो 17 है, ठीक है, ओके। क्योंकि व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स। अब देखो अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखी गई हैं, मैं मान लेता हूँ कि पहली होगी 2a - 6, दूसरी होगी 2a - 4, तीसरी होगी 2a - 2, चौथी होगी 2a, पाँचवीं होगी 2a + 2, छठी होगी 2a + 4,
ये कितनी हो गई 3 3 6, हाँ फिर सातवीं होगी 2a+6 और आठवीं होगी 2a+8। इनका एवरेज निकालने गए हैं अगर हम, तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 ये वाला 4 सब कट जाएंगे, बचेगा कितना, केवल 2a+ मतलब इसका एवरेज निकालेंगे तो केवल ये 8 बचेगा और 8 टाइम्स ऑफ 2a, यानी इनका एवरेज हो जाएगा 2a+1, जो कि एवरेज दिया कितना गया है 17, यानी कि 2a बराबर 16, यानी 2a बराबर 16 हमारा आ गया। ठीक है, अब 2a बराबर 16 आ गया तो लास्ट की 3 डिजिट संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2a+4 यानी 20, 2a+6 यानी कि 22 और 2a ये 24। अब कहा गया 20 22 24 और 36 और 53 का आपको एवरेज निकालना है। 20 22 24 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 44 2 46 20 66 6 72 30 102 और ये 53 155। और कितनी हमने जोड़ा, 20 22 24 36 और 53 जोड़ा 155, कितनी संख्या है 5, तो एवरेज 5 से डिवाइड करके मिलेगा, यानी 31 एवरेज हो जाएगा। अगले प्रश्न में कुछ भी नहीं है, कहा गया 7 अंकों की संख्या है, 72 से डिविजिबल है, 2x + 3y की वैल्यू बतानी है, x नॉट इक्वल टू y। तो आप सबसे पहले वो संख्या लिख लो, आप संख्या लिखोगे तो 94x29y6 लिखोगे। 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी होगी 9 से भी होगी। सबसे पहले 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो जहाँ पे 9 रहे उसको तो हटा ही दो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 9 4 13 2 15 9 24 और 6 30, 30 में से 27 तक तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी बच कितना रहा 3 + x + y, राइट। अब अगर हमें इसको काटना है 9 से तो इसको 9 से कटना पड़ेगा 3 + x + y को, तो हम क्या ले सकते हैं, x + y की वैल्यू 6, x + y हम 6 ले लेते हैं तो भी ये कट जाएगा। x + y बराबर क्या ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, ठीक है 15 ले लेंगे तो भी कट जाएगा। और x + y की और कोई वैल्यू ऐसी ले नहीं सकते कि x और y दोनों 9 से छोटे हों और ये वैल्यू, हाँ तो 6 और 15 ले सकते हैं, यानी x + y या तो 6 हो गया या तो 15 होगा। ठीक है, अब आते हैं कि लास्ट 3 डिजिट किससे कटना है, 72। अगर हमें 9 से डिविजिबिलिटी तो चेक कर लिया, अब बचा कितना, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 8 से डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो संख्या बने वो 8 से कटनी चाहिए। अब 9 में मान लेता हूँ y6 कोई संख्या जिसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 8 × 8 जाता है, ठीक है ये आपका बचा 1y। अब आप अगर यहाँ पे मान लो कि y की वैल्यू 1 होती तो 8 × 9 8, ये बचता 3 36 ना कटता। अगर 2 होती तो ये 12 होता, 8 × 9 8 4 46 बचता ना कटता। y बराबर 3 होता तो 8 × 9 8, यानी y की वैल्यू अगर मैं 3 रख लेता तो ये यहाँ पे कौन सी संख्या आती 13, तो 8 × 8 जाता, ये 5 बचता, 5 56 होता, 8 7 56, यानी y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अगर हम x + y बराबर 6 लेते हैं, y बराबर 3 तो x बराबर भी 3 हो जाएगा, और x बराबर 3 y बराबर 3 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x नॉट इक्वल टू y दिया गया, यानी x + y बराबर 6 हम नहीं ले सकते। अब हमें x + y कितना लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, ठीक है x + y 15 लेना पड़ेगा। अब अगर मैं x + y बराबर 15 लूँ, x + y बराबर 15 लूँ तो आपको पता है y बराबर तो हमारा 3 हो चुका है, तो x की वैल्यू 12 होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो हमने 3 तक चेक कर ली थी, अब देखो 3 तक चेक कर ली, 4 रखते हैं। अगर यहाँ पे 14 हुआ तो ये 8, ये 6 बचेगा, 66 नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो ये 8 आएगा, ये 7 76 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे मैं 6 रखूँ तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 6 नहीं कटेगा। अगर 7 रखूँ तो 8 का नाम नहीं 8 दूनी, हाँ ये देखो अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, y की जगह पे 7 रखूँ, ठीक है 1 मिनट, y की जगह पे अगर मैं 7 रखूँ तो 8 का नाम 8 जाएगा, ओ सॉरी 8 दूनी 16 जाएगा, और 1 16 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो y की वैल्यू 7 भी हो सकती है। और हमें पता है कि x + y बराबर 6 हम ले नहीं सकते, तो अब हमें x + y बराबर 15 लेना पड़ेगा, और x + y बराबर 15 y बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब x बराबर 8 हो गया तो 2x + 3y निकालना है, यानी 2x यानी 2 8 जा 16 + 3y यानी कि 21, तो 16 21 कितना हो गया 37 हो गया। समझ आ गया, अच्छा प्रश्न था। DI के प्रश्नों को मैं तुरंत मार दूंगा कि भैया अब आप मिलना उस वीडियो में जिसमें हम कंपाइल DI करेंगे। अगला प्रश्न देख लो, ज्योमेट्री का है। इन अ सर्कल विद सेंटर O PAX एंड PBY आर टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। देखो ये P है, A है, B है, X है, Y, ठीक है। अब देखो कहा गया कि सेंटर O है, ओके। कहा गया कि QAX
बराबर 59। अब Q क्या है? Q इज एन पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट क्यू ए एक्स कितना है? 59 है। यहाँ मान लो कोई पॉइंट Q है, ठीक है, ये Q कोई पॉइंट है जहाँ, ठीक है, वृत्त पे कोई बिंदु Q है, इस प्रकार से कि क्यू ए एक्स जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कितना बन रहा है? 59। ओके। और कहा गया कि क्यू बी वाई, 59 सही से लिख दो। ओके। और कहा गया क्यू बी वाई जो है 72 है, ये वाला 72, ठीक है। अब आपसे कहा गया ए क्यू बी की वैल्यू बतानी है, यानी इस वाले कोण की वैल्यू बतानी है। अब देखो सबसे पहले समझो, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं ऐसे मिला दूं, इसको मिला देना है, किसको? ए और बी को मिला देना है। आप देखो वृत्त की जीवा है ए क्यू और वृत्त की स्पर्श रेखा है पी ए एक्स। आपको पता है जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वही उस जीवा द्वारा वृत्त के परिध पे बनाए कोण के बराबर होता है, यानी ए क्यू द्वारा वृत्त के परिध पे बना कोण कितना हो जाएगा? 59, क्योंकि ये टेंजेंट से 59 डिग्री का कोण बनाती है। सिमिलरली इफ अगर मैं बात करूँ जीवा बी क्यू के बारे में, कॉर्ड बी क्यू के बारे में, तो इसका और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 72, तो बी क्यू जीवा द्वारा वृत्त के परिध पे बना कोण भी 72 हो जाए। बस तीसरा कोण निकल के आ गया। अगर एक 72 है, एक 59 है, तो दोनों मिलके 81 और ये कितना हो गया? 131, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप? 180 माइनस 131 यानी कि 49 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी वृत्त की कोई जीवा है और यहाँ पे स्पर्श रेखा, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, यानी ये वाला कोण, ये इस जीवा द्वारा वृत्त के परिध पे बने कोण इसके बराबर हो। चलो महाराज ये भी देख लो, कहा गया कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, दिस वन इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे भी मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता था, लेकिन नहीं करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो पहले साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लिखो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट देखो उसको सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा कितना? 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से कट क्या रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ये इसकी वैल्यू बची साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू बची टेन थीटा, ठीक है। अब मैं टेन थीटा को ब्रैकेट के अंदर अगर डाल दूँ तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन के जाएगा और दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तो बचेगा। अच्छा अब देखो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ऐसे लिखे रहो, कॉसेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इन दोनों में सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना? सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? तो हमने बेसिक समझना है बस। इस प्रश्न को भी वैसे लपेटते हैं। देखो ये प्रश्न देखो, ज्योमेट्री का प्रश्न है। अगर ए बी सी की 5 6 7 भुजाएं ए बी एक्सटेंडेड टचेज अ सर्कल पी और ए सी एक्सटेंडेड टचेज द सेम सर्कल एट क्यू, ए क्यू की लंबाई बतानी। देखो कहा गया एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। ये मान लो आपको कोई ट्राइंगल है जो किसी सर्कल को ऐसे मान लो टच करता है, ठीक है, ओके। ऐसे मान लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अगर ए बी को बढ़ाने पे पी पे टच करता है, ए सी को बढ़ाने पे सर्कल को क्यू पे टच करता है, ठीक है। तो आपको लंबाई निकालनी है ए क्यू की। ओके राइट फाइन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देना चाहिए कि ये जो बी सी है वो भी सर्कल को टच करता है, इसमें इनकम्प्लीट सा है, तो ये मान लीजिएगा बी सी भी टच करता है। अब देखो इसकी साइड ए बी की 5, ये 5 है, बी सी 6 है, ये 7 है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ बताओ, थोड़ी देर के लिए मैं बी पी को ए मान ले रहा हूँ, तो आपको पता है बी पी अगर ए है तो बी एम भी ए हो जाएगा, क्योंकि बी से किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। अगर बी एम ए हो गया तो पूरा बी सी 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस ए, और अगर ये 6 माइनस ए है तो इतना भी 6 माइनस ए हो जाएगा। और आपको पता है ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए क्यू खींची गई हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। ए पी की लंबाई है 5 प्लस ए और ए क्यू की लंबाई है 7 प्लस 6 माइनस ए, यानी कि 13 माइनस ए। तो यहाँ से हमारा 2a बराबर मिल जाएगा 8,
यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको निकालना क्या था, ए क्यू की लंबाई निकालनी थी, ठीक है। ए बी एक्सटेंडेड ए क्यू की लंबाई निकालनी थी, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 7, सॉरी ए क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 4 9, ये अरे 7 ये हो गया 2 ये हो गया, यानी ए क्यू की लंबाई 9। मैं पता है क्या कैलकुलेट करता था, मैं ए पी पूछा जाना चाहिए, अरे ए पी हो या ए क्यू दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त पे एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी। समझ आ गया ना आपको क्या करा मैंने? आपको पता है कि बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा कि अगर एक वृत्त है उस पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, दैट्स ऑल। इनको भी लपेटो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखता होगा, आपका दिल एकदम गदगद हो जाता होगा कि अरे 2 नंबर तो मिल गए। अगर 2 men and 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, whereas 6 men and 16 women कैन डू द सेम वर्क इन 11 days, हाउ मेनी डेज 7 men कैन कंप्लीट। कहा गया 2 आदमी और कितने आदमी, 2 आदमी और 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं। अगर 6 आदमी और 16 औरतें अगर मिल जाएं तो उसी कार्य को 11 दिन में लपेट देते हैं, राइट। तो कहा गया कि दोनों केस में काम बराबर है, वही काम हो रहा है, तो आपसे कहा गया 7 आदमी से काम करवा के दिखाओ कितने दिन में करवा लोगे, राइट। तो आपको बताना है उत्तर, ठीक है। अच्छा देखो, आप यहाँ पे 28 दूना 56 आदमी हो रहा है और यहाँ पे 11 छक्के 66 आदमी हो रहा है, यानी कि अगर अंतर लें तो 10 आदमी हो जाएगा। 28 सत्ते 196 हो रहा है, 11 16 में 176 हो रहा है, वीमेन का अंतर लेंगे तो 20 वीमेन आ जाएगा, यानी एक आदमी बराबर 2 औरत आ गया, यानी कि आदमी बराबर 2 औरत हो गया। यानी आदमी को अगर 2 यूनिट माने तो औरत अपने आप 1 यूनिट काम करने लग जाएगी। अब टोटल वर्क बता दो, टोटल वर्क चाहे ये लो चाहे ये लो, कहीं से एक जगह से निकाल लो। अब हम टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। एक आदमी 2 यूनिट, तो 2 ये हो गया, और 7 मिलके तो 2 7 9, 9 गुणे 28 टोटल वर्क है। हमें करवाना है किससे? हमें करवाना है 7 आदमियों से। एक आदमी, एक मिनट, हमने सही किया, 2 आदमी 4 हो गया और ये 7 11, देखो 4 7 11 हो रहा है, 11 गुणे 28 टोटल वर्क है, ठीक है। अरे आदमी 2 करता है तो 2 आदमी 4 और 7 ये 11, 11 गुणे 28 टोटल वर्क है। करवाना किससे? 7 आदमियों से। एक आदमी 2 करता है, 7 आदमी 14 करेंगे, तो टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया कार्य डिवाइड कर देंगे, 14 दूना 28, 11 दूना 22, लपेटने के बाद 22 उत्तर। ये भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नंबर दिलाने आता है। कहा गया बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 15% लूज करता है, तो कहा गया कि वो कितने पे बेचे ताकि 15% का लाभ हो कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो, अगर मैं मानूँ कि 100 रुपये सेलिंग प्राइस है तो उसका 15% वो लूज करता है, यानी कि लूज कितना करता है? 100 का 15% यानी 15, यानी ये लॉस है। अगर 100 में बेचने में 15 का लॉस, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 100 + 15 यानी 115, राइट। अच्छा, कहा गया कि वो कितने में बेचे ताकि 15% का प्रॉफिट हो। अब देखो, आपने कहा कि कॉस्ट प्राइस 115 है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 640, जो कि हमने माना है 100, या 100 मान के भी कर सकते हो। अदरवाइज देखो, यहाँ पे एक काम करो, सीधे 640 पे ही ऑपरेट कर दो। मुझे लगा पहले मैं 100 मान के करवाने वाला था, लेकिन 640 ज़्यादा आसान पड़ रहा है, तो ऐसे कर लेते। कहा गया कि सेलिंग प्राइस कितनी है? 640, और व्यक्ति ने लूज कितना किया है? 15%। 15% निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा? 96 रुपये लूज कर दिया, यानी कि लॉस कितने का हो रहा है? 96 रुपये का। अगर 640 में बेचने 96 का लॉस, तो सीपी कितना हो जाएगा? 736। देखो 6 4 9 13 700। अब कहा गया 15% का प्रॉफिट चाहिए। 15% प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा कि अगर 20 में खरीदें तो 23 में बेचें, तो ये वाला सेलिंग प्राइस पूछा गया। तो यहाँ से 2 से ये कटा, 2 से काटेंगे 36.8 हो जाएगा। अब 36.8 में 3 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करो तो 36 तियाँ 108 और 2 110.4 हो रहा है। 2 से करेंगे 72 1 73 736 हो रहा है, ठीक है। जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये 846.4 हो जाएगा। तो कितना आसान था, 100 पे ऑपरेट करना। मुझे लगता है थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। देख लो भैया, क्योंकि a² + c² बराबर दिस वन, तो आपको a³ + b³ + c³। अब एक ही इक्वेशन दिया गया है तो सॉल्व करना है, तो आपको बस पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे किसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आप देखो a², a को इधर ले आओ, -2a लिखो, ठीक है। ऐसे b² को इधर ले आओ तो ये +4b² आएगा, और +4b² और +16 भी आएगा, राइट। और c² को ऐसे लिख लो। और देखो, अगर मैं कहूँ कि इसको a² - 2a, अगर इसको पूरा स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि a - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर 4a² + 16b की बात करें तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं? देखो
4 अगर मैं ले लूँ तो 2b + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2b + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2b का होल स्क्वायर 4b² + 2 का स्क्वायर 4 और +2 × 2b × 2 पे यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, 2b + 4 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देखो 2b का स्क्वायर 4b² + 4 का स्क्वायर 16 + 2 × 2b × 4 यानी 16, ये बराबर 0 आ रहा है। अब देखो ये a-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 2b + 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये c का स्क्वायर बन रहा है 0। अगर तीनों 0 के बराबर है तो तीनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। a-1 बराबर 0 तो a बराबर 1, 2b + 4 बराबर 0, b बराबर -2 और c² बराबर 0, c बराबर 0। पुट कर दो a³ 1 + b³ -8 + c³ 0, 1 - 8 - 7 उत्तर, राइट। डी दिखे उसको लपेट दो। देखो अब रेशियो का प्रश्न है, थोड़ा सा नाटक करने की इन्होंने कोशिश करी है कि आपको कंफ्यूज करें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपने तो बेसिक पढ़ा। तो गया 31,866 रुपये ABC के बीच में डिवाइड करना है। ए और बी का अनुपात इतना है, ए और सी का अनुपात इतना है, तो आपको बताना है कि बी का हिस्सा कितना होगा। देखो आप ए, बी और सी का पहले कलेक्टिव रेशियो निकालो। ए और बी का 9:8 है, 4 से गुणा कर दो, यह 9:8 रहने दो, ठीक है। और ए और सी का अनुपात है 4:5, यहाँ पे खाली जगह है 8 आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह है 5। ये देखो ऐसे करो, एक काम किया करो जब ऐसा है, देखो ए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का एलसीएम ले लो 36, दोनों को 36 बना लो। 9 को 36 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो 4 से गुणा करोगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 45। बस आपको समझ आ गया कि अगर ए 36 है तो बी 32 और सी 45, यानी इनका रेशियो हो गया 36, 32, 45। अब आपसे बी का शेयर पूछा गया तो आपको पता है बी का शेयर है 32, आउट ऑफ तीनों को जोड़ दो, 36, 32 और 45 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32/113। बस आपका 32/113 हिस्सा होगा 31,866 का, तो गुणे 31,866 कर लो। तो 113 से 2 बार जाएगा तो ये कितना 226 हो जाएगा, 226 इसमें से घटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 966, ठीक है। 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 904, हाँ ये 904 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 226, 2 बार जाएगा, यानी आपका बचा बी का हिस्सा कितना 32 × 282, गुणा कर लो तो 32 दूना 64, हासिल लाई 6, 32 अट्ठे 256 और 6 262, हासिल लाई 26, 32 दूना 64 और 26 90, तो आपका 9024 बी का हिस्सा हो गया। अगला प्रश्न ज्योमेट्री का है, कहा ट्रायंगल ABC में डी AB पे है, EF सच दैट BC पे है कि DF पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है। ठीक है, देखो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा ट्रायंगल ABC में AB पे कोई बिंदु D इस प्रकार से है और E और F BC पे इस प्रकार से है कि DF AC के पैरेलल है, DE जो है AF के पैरेलल है। ठीक है, पहले समझिएगा, B 4 दिया गया, EF 6 दिया गया, तो आपको BC की लंबाई निकालनी है। ऐसा प्रश्न मैंने आपको कल ही करवाया था, कल या परसों वाली शिफ्ट में था। देखो कहा गया कि ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है। ठीक है, BC पे दो बिंदु E और F इस प्रकार से हैं कि DF, D किस पे है AB पे है, मान लो ये D कोई बिंदु है। ठीक है, कहा गया कि जो DF है वो AC के पैरेलल है, यानी मान लो ये DF है जो किसके पैरेलल है AC के पैरेलल है। ठीक है, और कहा गया DE जो है वो AF के पैरेलल है, AF ड्रा कर दो, ये हो गया DE। बस, तो आपको बताना है, ये पैरेलल का साइन बना दे रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल है, तो आपको बताना है भैया कि क्या बताना है, BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई बतानी। आपको दिया क्या गया, EF 6 दिया गया है और BE 4 दिया गया, BE 4 दिया गया, राइट। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। अब देखो दो ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं, एक BED सिमिलर हो गया BFA के, तो हम यहाँ से कह सकते हैं BED जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल BFA के। और दूसरे केस में देख पा रहे होंगे कि जो ट्राइंगल BFD बन रहा है वो सिमिलर हो रहा है ट्राइंगल BCA के। यहां पे देखो, अगर ये इसके सिमिलर है तो आप कहेंगे BE/BF बराबर ED/FA बराबर BD/BA। यहां पे अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो BF/BC बराबर FD/CA बराबर BD/BA। मतलब ये सारे भी BD/BA के बराबर हैं, ये सारे भी BD/BA के बराबर। बस आपका काम खत्म हो गया। तो आपको निकालना क्या है, BC। BC इसमें आ रहा है और BC यहाँ पे किस में आ रहा है, देखो अगर मैं इसके बराबर करने जाऊँ, आपको पता क्या क्या है,
आपको पता है BE, आपको पता है BF, तो आप एक काम कर सकते हो कि BE/BF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BF/BC। देखो आप एक काम करो कि हमें ये पता है कि ये दोनों भी इसके बराबर हैं, ये दोनों भी इसके बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि सारे बराबर होंगे एक दूसरे के, तो हम यहाँ से लेते हैं BE/BF, तो यहाँ पे BF/BC लेते हैं, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तभी हम BF निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया, तो क्या BC तभी निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे BE/BF बराबर हो जाएगा BF/BC, या आप कहें BF² बराबर BE/BC। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ कि भैया अब आप याद रखेंगे कि ये फार्मूला होता है, 2 बार मैंने इसी वजह से डिराइव करवाया। पिछली बार डिराइव करवाया था, मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये आपको रटना है, क्योंकि बेसिक सिखाना था। यहाँ पे बेसिक सिखा के फिर मैंने रटा दिया कि आपको ये ताम झाम जो ये मैंने करा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि अगर ऐसा आए कि D एक बिंदु है एक भुजा पे, और एक भुजा पे 2 बिंदु हैं, उस बिंदुओं को मिलाने पे DE पैरेलल हो जाता है AF के, और ऐसे DF पैरेलल हो जाता है तीसरी भुजा के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पूरी भुजा होगी, यानी कि जो दूसरा बिंदु होगा एक सिर से लेके, यानी BF, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा B से E और B से C। यानी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में क्या होता है कि BF का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर बराबर आगे वाली भुजा इंटू पूरी भुजा। बस ये फार्मूला है। तो बस फटाक से वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको निकालना है BC, तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BF²/BE हो जाएगी। ठीक है, BF का स्क्वायर यानी कि 4 6 10 का स्क्वायर यानी 100/BE। BE कितना है 4, तो 100 में 4 से डिवाइड करेंगे 25। यानी आपको पता होना चाहिए कि BF का होल स्क्वायर बराबर BE/BC। अब जो वो लोग मेरे दोस्त जो कह रहे थे ये बहुत कैलकुलेटिव है, ये है वो है, वो जान लो ये फार्मूला होता है। ये डिराइव करवा के करवा रहा था ताकि मूर्खों तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। अगर मैं बता देता ट्रिक तो आप डायरेक्ट केवल इसी पे कूद जाते, वो ना सीखते, है ना। और कुछ लोग कहते हैं आप ट्रिक नहीं पढ़ाते, हर क्वेश्चन की ट्रिक क्यों नहीं बताते। इसी वजह से नहीं पढ़ाता कि आपको बेसिक भी आए और आप डिराइव करो खुद, कि ज़िंदगी भर वो ना करना पड़े आपको, कि हमेशा वही करे जा रहे हो कि टीचर ने कहा है तो मैंने ये पढ़ना है, टीचर ने कहा सिलेक्शन इससे होता है। जिस टीचर ने आज के 50 साल पहले सिलेक्शन लिया था वो टीचर तुम्हें बता रहा है, उनको क्या पता कि बेसिक पे आप क्वेश्चन आ रहे हैं। देखना है नहीं, खुद को अपडेट करना है नहीं, पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ थोड़ा सा बेसिक पे अच्छी कमांड बनाओ, अदरवाइज अगले साल भी सेम चीज़ पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लगने दो, सिलेक्शन लो। क्या गया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है 2πRh। ये दी गई 462। बेस एरिया यानी कि πr² दिया गया 346.5। वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होता है πr²h। यानी अगर आपको h की वैल्यू पता चल जाए तो इसमें गुणा कर दो, आ जाएगा। h की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप पहले इन दोनों को डिवाइड करो, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, या डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखो एक काम करो हम क्या काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा 4πr²h²। तो हम कह सकते हैं 4π² यानी कि 4π इंटू पाई इंटू r² इंटू h² को h इंटू h लिख ले रहे हैं, ये बराबर 462 का होल स्क्वायर हो जाएगा। πr²h की वैल्यू आपको पता है 346.5, इधर भेज दो। 4π यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू h बराबर इतना है। अब सॉल्व करो, 2 इंटू 2 231, 231, 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, 6 7 9 63.5, यानी आपका 2h इक्वल टू मिल रहा है कितना, 21 गुणे 231 बटे 49.5। 49.5 में 2 से गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 99, ये तो हो जाएगा। अब 2 से 11 से फिर काट दो, 11 9, 11 से काटोगे 21, 9 से इसका 7 इसका 7, यानी h बराबर आ गया 49। h बराबर 49, इसमें गुणा कर दो तो आपका आयतन निकल के आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर हो जाएगा πr²h, यानी कि 7 यहाँ रख देंगे, 7 × 35, हासिल 3 7 6 42 3 45, 7 चौको 28 4 32, 7 21 और 3 24। आप और ये मेंस वाले जो फुदक रहे हैं ना कि मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आते, तो पढ़ लेना, नहीं तो अच्छे करते ले जाओगे, मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आते।
अगर द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, ये शॉपकीपर सेल्स इज बाई गिविंग 20% डिस्काउंट और इट्स मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इतना, तो आपको बताना है प्रॉफिट पर 1500 लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट यानी 300 का डिस्काउंट दे देता है, यानी 1200 में बेचता है। 991 की वस्तु 1200 में बिक रही, फायदा कितने का हो जाएगा? 209 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया नहीं, प्रॉफिट, तो यही हो जाएगा उत्तर। देख लो, कहा गया सिंपल इंटरेस्ट पे कोई धन 2 साल में इतना हो जाता है, कहा गया उतना ही धन 1 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना हो जाएगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं और हाफ ईयरली लगाएं। देखो, आपको पता है कि 13,650 रुपये हो जाता है कोई धन 15% की रेट से 2 साल में, यानी कि 15% 1 साल में, तो 2 साल में 30%, यानी किसी धन का 130% आपको दिया गया है। 130% कितना है? 13,65,0। तो 1% कितना हो जाएगा? 105, यानी धन हो गया 105 के बाद 12 जीरो। अब कहा गया हमें निकालना है इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने परसेंट से? 15% पर एनम था, हाफ ईयरली हो जाएगा 7.5%। तो 1 साल में कितने हो जाएंगे? 2। तो आपको देखना है कि 7.5 और 7.5 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 7.5 2 छमाही लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 7.5 प्लस 7.5 और प्लस 7.5 गुणे 7.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 56.25/100, यानी कि 15% मिलेगा और प्लस 0.5625% और मिलेगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है 10,500 का 1% कितना होता है? 105। तो 15% कितना हो जाएगा? 1,575 रुपये। ठीक है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 0.5625%। तो 1% अगर 105 है तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा? 105 गुणे 0.5625, तो गुणा कर लो। 105 पंचे 525, हासिल आएगी 52। 105 दूना 210 और 52 262, हासिल आई 26। 105 छक्के 630 और 26 656, हासिल आई 65। और 105 पंजे 525 और 65 590। तो ये कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा? 4, यानी 59 रुपये और मिलेगा ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 7 5 12, 1 13, ये कितना हो जाएगा? 5 1 6, 1634 रुपये टोटल ब्याज मिलेगा। तो इसमें जोड़ दो, 1634 जोड़ोगे तो 12,134 रुपये हो जाएंगे। देखो, कहा गया ए 8 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी ए टेक्स 8 hours मोर देन टाइम टेकन बाई बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160। इफ ए डबल्स हिज स्पीड ही टेक्स 3 hours मोर देन बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया स्पीड ऑफ बी। एक चीज़ बताओ, कहा गया अगर ए की स्पीड निकालनी होती तो ट्रिक क्या लगाते कि ए से दूरी तय करता है तो पहले 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं ना, और अगर ए 2A से 160 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से। यानी अगर मैं बात करूँ 160 को ट्रेवल करने में ए की स्पीड से और 160 को ट्रेवल करने में 2A की स्पीड से, तो जो टाइम का अंतर आ रहा है, पहले 8 घंटा ज़्यादा लगता था, अब 3 घंटा, यानी 160 माइनस 160/2A, यानी ये समय का अंतर है। समय का अंतर कितना आ रहा है? 8 घंटे पहले ज़्यादा, अब 3 घंटे ज़्यादा, यानी 5, यानी हो गया 160 माइनस 160/2, यानी 160 माइनस 80, यानी ये 80 हो जाएगा, बराबर 5, यानी ए की स्पीड आ गई 16। अब ए की स्पीड 16 आ गई तो बी की स्पीड निकाल सकते हो। कहा गया कि अगर 16 से 160 ट्रेवल करेगा तो कितना? 10 घंटे लगेंगे, और ये जो 10 घंटे वो बी द्वारा लिए गए टाइम से 8 घंटे ज़्यादा है, यानी कि बी कितना लेता होगा? अरे, बी से 8 घंटे ज़्यादा 10 के बराबर है, तो बी कितना हो जाएगा? 2 घंटे। अगर 2 घंटे में 160 ट्रेवल करता है तो बी की स्पीड 80। देखो नई ट्रिक, तो मैं ट्रिक पे आया तो आपकी आंखें खोल दूंगा, तो आपको आंखें नहीं खुलवाना है, आपको एग्जाम निकालना है ना। कहा गया 54√2x³ प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको a² माइनस b² प्लस c²। अब आपको सीधे दिख जाना चाहिए, मान के चलना है एसएससी की यही औकात है कि वो a प्लस बी नीचे देती है, a³ प्लस b³ ऊपर देती है। तो बचेगा कितना? a² यानी √18x का स्क्वायर यानी 18x² प्लस b² यानी √12y का स्क्वायर यानी 12y², और माइनस से भी, यानी कि माइनस √18 इंटू √12 यानी कि √216। √216 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √216, 8 दूनी 16 27, यानी कि किसका? 6 36, हाँ, यानी 6√6 बचेगा XY। ये बराबर है आपका ax² प्लस by² प्लस cxy। x² के गुणांक की तुलना करोगे तो a 18 मिल जाएगा, y² के गुणांक की तुलना करोगे वो b 12 और c माइनस 6√6 मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, a² 324 माइनस b² 144 और प्लस ये 216 हो जाएगा। 144 216 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 324 से घटेगा माइनस 36 हो जाएगा।
उत्तर ले लो। आई होप आपने पूरा चर लिया हो, पूरा समझ में आ गया हो, दिमाग में बिठा लिया हो और अपने कुंद दिमाग से फर्जी चीज़ें ना सोच के पढ़ाई की ही बातें करेंगे, है ना। और बाकी ये सारी चीज़ें जो कई चीज़ें बुरी लगती होंगी आपको, वो बुरी लगने दो, सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। स्वीट पॉइजन ज़्यादा उपयोगी है, मतलब ये स्वीट पॉइजन है आपके लिए, समझ लो। स्वीट पॉइजन नहीं, क्या बोलते हैं, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट है। स्वीट पॉइजन देने से बढ़िया है कि बिटर स्वीट दिया जाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। चलो, गुड लक, लव यू ऑल।